गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। शुरू करते हैं आज अपन नवीनतम समसामयिकी की ये कक्षा। आज 28 अप्रैल 2020। प्रश्न नंबर अपना 1 है, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। देखो ये प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस है वो कब मनाया गया है, तो हमें इसका उत्तर देना होगा नीचे दिए गए ऑप्शनों के आधार पर। तो देखो सबसे पहले हमें ऑप्शन दिया गया 22 अप्रैल, जो कि हम जानते हैं 22 अप्रैल को अपना कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप लोग पढ़कर आ रहे होंगे मित्रों, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे अपना यही मनाया जाता है, तो ये तो पृथ्वी दिवस हो गया। ठीक है, अब अपन बात करें अगले दिन की 24 अप्रैल की, तो ये भी हम पढ़कर आ रहे हैं साथियों, है ना। पिछले दिनों में देखो ये सारी चीज मैं आपको रिवीजन लगातार कराता रहूंगा और याद हो ही जाएगा, आखिरकार होकर ही रहेगा। ये अपना क्या है, पंचायती राज दिवस है। कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस दिन देश के 31 लाख सरपंचों से क्या किया गया, सीधा संवाद किया गया मित्रों। और 2 ऐप भी आप लोगों को पता होगा, मतलब लॉन्च किया था। ई पंचायत एक तो है ना, ई ग्राम स्वरोजगार योजना, और एक और जो स्वायत्त है ना ऐप था, तो वो भी महत्वपूर्ण है, तो वो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, स्वामित्व जो योजना थी वो भी अच्छी थी। और अब अगली बात अपन करते हैं 25 अप्रैल की मित्रों। तो 25 अप्रैल भी आप लोग जानते होंगे, आज का अपना उत्तर यही होगा। कौन सा? जानवरों के लिए ही है ना, जानवरों के मतलब उपचार के लिए, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पशु चिकित्सा दिवस। तो ये हमारा आज के इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है मित्रों। 26 अप्रैल की अपन बात करेंगे तो आपको याद होगा बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। तो हमने किया था ये प्रश्न भी, है ना, 26 अप्रैल वाला बौद्धिक स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, बौद्धिक स्वतंत्रता दिवस है ये, और अपना इस प्रश्न का उत्तर तो क्या हो जाएगा, 25 अप्रैल हो जाएगा। और ये आप लोगों को मैंने बता दिया, जानवरों में समाज में जानवरों की जो सुरक्षा करने के लिए है ना ये बनाया जाता है। एक चीज ध्यान रख लेना, इसकी थीम अगर आपसे कोई पूछ ले तो जरूर याद करना, पशु एवं मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण, इसकी थीम है। देखो क्या है, पशु एवं मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण, अब की बार इसकी थीम यह है। तो ये अपना हुआ प्रश्न नंबर 1। देखो हम हर एक इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं मित्रों, और आप लोग अगर और अच्छी जानकारी लेना चाहते हो तो लगातार है ना वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इसको लगातार देखें, और अच्छे रोचक तथ्य भी आने वाले हैं। और आज तो मैं आपसे एक अच्छा सा प्रश्न भी पूछने वाला हूं, उसका भी उत्तर आप दीजिएगा। तो अब अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। अब ये बात है मनाया जाता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब ये पूछना चाह रहा है कि ये कब से लेकर कब तक मनाया जाता है। तो मुझे लगता है ये प्रश्न भी अपने बीते दिनों से रिलेटेड है, और अब वर्तमान में ये जो टीका दिवस है ये चल रहा है ना, इस वजह से टीकाकरण दिवस सप्ताह है ना ये चल रहा है, इस वजह से हमें ये याद रखना महत्वपूर्ण है। तो अब अपन बात करेंगे सबसे पहले ऑप्शन की, यानी ऑप्शन नंबर 1, 10 से 14 फरवरी। वास्तव में ये टीकाकरण दिवस नहीं मनाया जाता। 10 से 14 फरवरी की बात करेंगे तो ये वित्तीय साक्षरता है ना, वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये ध्यान दे लेना, किसके रूप में? 10 से 14 फरवरी वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में। अब 2 नंबर ऑप्शन पर अपन आ जाते हैं, 1 से 7 मार्च को कौन सा सप्ताह मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रख लें, 1 से 7 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह मनाया जाता है किसको? 1 से 7 मार्च को। अब अपन बात करें 9 से 14 अक्टूबर की, तो 9 से 14 अक्टूबर की अगर बात करें अपन, तो इसमें भी एक सप्ताह मनाया जाता है मित्रों, और वो कौन सा है? विश्व डाक सप्ताह। कौन सा? विश्व डाक सप्ताह। तो देखो यानी एक चीज के अंदर हम 4 चीजें पढ़ रहे हैं। 10 से 14 फरवरी वित्तीय साक्षरता सप्ताह, 1 से 7 मार्च योग है ना योग सप्ताह, और 9 से 14 अक्टूबर कौन सा? डाक सप्ताह। तो अब अपन बात करेंगे 24 से 30 अप्रैल की, तो ये हमारा उत्तर हो गया क्या, कि विश्व टीकाकरण सप्ताह इस समय मनाया जाता है। ठीक है, और अभी ये चल रहा है आप ना 24 से शुरू हुआ था, तो इसको ये क्या होगा, पूरा होगा।
अब अपन बात कर लेंगे, यानी महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ कर ली है 24 से 26 अप्रैल को, ये ना इसकी थीम आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसकी क्या है, थीम है। ठीक है, तो ये अपना हुआ दूसरा प्रश्न। और अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 कि किस राज्य सरकार ने, देखो प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए, दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। यानी किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है, मतलब हमें इस योजना पर याद करना है, धन्वंतरी योजना है किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो मित्रों अगर इस प्रकार की कोई बात आए तो अब ये बात सारी कोविड-19 से संबंधित है, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया है, क्योंकि जब कोविड-19 की वजह से देश में लॉकडाउन है तो लोग है ना अपने चिकित्सालय में पहुंच नहीं पा रहे हैं, या पहुंचते हैं तो ये खतरा रहता है कि कहीं ये संक्रमित ना हो जाए, इस वजह से घरों में ही ये दवाएं है ना क्या भेजी जा रही है ना। और भी जिस व्यक्ति को जरूरत के अनुसार है ना, किस किस अलग अलग जो भी रोग के है, तो ये लोग है ना इस प्रकार की मतलब एक प्रकार की योजना जबरदस्त की सबसे बड़ी योजना है होम डिलीवरी की, मतलब घर पर दवा पहुंचाने की। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि ये शुरू किसने की थी, तो ये शुरू करने वाला यानी अपने भारत का राज्य है वो है असम। कौन सा है, असम है, तो ये हमारा उत्तर असम हो गया। अब आप बात अगर असम के बारे में जानकारी आप लेना चाहते हो तो मित्रों आप लोग जानते होंगे असम की राजधानी कौन सी है, दिसपुर है, सब लोग तुम जानते होंगे। अगर पूछ ले कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम कौन है तो भी आप लोगों का उत्तर आ जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। कौन सा आ जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। मित्रों बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, बीजेपी की भारत भ्रमण के तहत हमें यहाँ जरूर भ्रमण करेंगे इसका भी। और अगर अपन बात करें, मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ के, अगर यहाँ एक और योजना की भी बात कर लें, गवर्नर की बात भी कर लेते हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी। और असम ने एक और योजना शुरू की थी, आपको याद होगा अरुंधति, है ना, अरुंधति योजना भी असम के द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक है, हाँ, और ये अरुंधति योजना क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये है कि एक जैसे यानी राज्य के अंदर किसी लड़की का विवाह होता है, जो गरीब तबके से लोग आते हैं उनको 1 तोला सोना देना सरकार की तरफ से, तो ये एक अच्छी योजना है, जबरदस्त योजना रही होगी। अब अपन बात करते हैं किसकी, यानी असम के संबंधित एक और फैक्ट याद कर लेना मित्रों। राष्ट्रीय उद्यान असम का आता है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि असम का नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो ध्यान देना महत्वपूर्ण नेशनल पार्क अपना यहाँ पर है, और वो कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है मित्रों, असम में है। एक सिंग के गेंडे के लिए जाना जाता है, किसके लिए, एक सिंग के गेंडे के लिए जाना जाता है ना, ये फेमस है, एक सिंग का गेंडा यहाँ पर पाया जाता है। अब अपन बात करेंगे मित्रों एक और यहाँ का उद्यान है, वो कौन सा है, मानस। कौन सा है, मानस। तो ये हुई असम की बात। चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर, ये वाली बात तो हो गई। अगला प्रश्न कौन सा है कि किस देश की पूर्व कप्तान, ध्यान दे प्रश्न नंबर 4, किस देश की पूर्व कप्तान सन्ना मीर, कप्तान का ये नाम है, सन्ना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किस देश की पूर्व कप्तान, ध्यान देना इसका मतलब ये महिला है और इसने क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है ये किस देश की खिलाड़ी थी। तो आपको सीधी सीधी बात, अगर आप इस विकल्प पर भी जाना चाहते हो तो भी पता चलता है कि अपन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका में ना अमेरिका की कोई विश्व स्तरीय क्रिकेट टीम ही नहीं है, यहाँ पर अन्य खेलों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है तो उससे जुड़ी भी है। तो ध्यान दे लेना 2 नंबर ये जो विकल्प है ये सही है। पाकिस्तान की ये पूर्व कप्तान है कौन, सन्ना मीर, और इसने क्या ले लिया है, क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब आप पाक की जानकारी लेना चाहते हो तो ये जो हमारा है ना नापाक इरादों वाला पड़ोसी है, तो आप लोग जानते होंगे इसकी राजधानी कौन सी है, इस्लामाबाद है। और इसके अगर पीएम की बात करें तो क्रिकेटर कौन है, इमरान खान। कौन है, इमरान खान। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके राष्ट्रपति कौन है, ये है आरिफ अलवी। राष्ट्रपति का नाम क्या है, आरिफ अलवी है। तो ये भी बात महत्वपूर्ण है। एक चीज और बता देता हूँ, पाकिस्तान की जो संसद है, पाकिस्तान की संसद ये है ना दुनिया की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित संसद है, सौर ऊर्जा से संचालित संसद है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। और अब अपन बात करते हैं आगे। अगर इस क्रिकेट के खिलाड़ी की बात करें मित्रों
तो इसने कुल 226 मैच खेले थे, इसने सन्ना मीर ने। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और वो प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न हमसे ये पूछना चाहता है कि किस राज्य में कोविड रोगियों की सेवा के लिए, ध्यान दें, किस राज्य में कोविड रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया गया है? मतलब यहाँ यानी डॉक्टर, आप लोगों ने देखा होगा बीते दिनों में और अब भी सूचनाएं आ रही है कि उस हॉस्पिटल के है ना जो डॉक्टर है खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, है ना। स्वास्थ्य कर्मियों के काफी ऊपर मतलब उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो इस वजह से केरल के जो सरकारी हॉस्पिटल है उनके अंदर ये कर्मी बोट है ना तैनात किए जा रहे हैं। और इस रोबोट, इससे क्या होगा कि ये रोबोट ही खुद ही है ना उनका उपचार के लिए उनके पास जो भी जरूरतमंद सेवाएं पहुंचाएगा। तो ये ध्यान दे लेना कर्मी बोट। अब बात ये आएगी कि ये कर्मी बोट रोबोट तैनात है वो किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसमें आप लोग ये ध्यान दे लेना, रोबोट की बात हमने कर ली है, तो अब ये किसने शुरू किया है हमें इसका उत्तर जानना है। उत्तर की जब अपन बात करेंगे तो ये केरल राज्य ने ये अच्छी मुहिम शुरू किया है, केरल राज्य ने। ठीक है, और अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि केरल, अब केरल के बारे में हम सब जानते हैं। तो क्या जानते हैं कि जब ये एक बात तो सब स्पष्ट हो गई, कर्मी बोट ना जो आइसोलेशन वार्ड है वहां पर काम लिया जाता है ज्यादा। तो आइसोलेशन वार्ड है ना जहां पर क्या किया जाता है यानी अलगाववाद है ना, अलग रखा जाता है कुछ संक्रमित लोगों को या उसे संभावित लोगों को। अब अपन बात करते हैं यानी कि केरल की। जब केरल के बारे में तुम जानते ही होंगे कि केरल के वर्तमान में केरल की जो राजधानी तो आप जानते हो लगातार बनी हुई वो कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। और जब अपन बात करते हैं इसके राज्यपाल की, केरल के राज्यपाल की, तो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के क्या है? राज्यपाल है। और अब आपसे ये पूछ ले कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो भी आप याद रखना, पिनरी विजयन है, जो क्या है? केरल के मुख्यमंत्री है, पिनरी विजयन। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है जो आप लोगों को पता चली। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब अपन आगे चलते हैं। एक चीज और बता देता हूँ, केरल के अंदर राष्ट्रीय उद्यान याद करना, कोझिकोड राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख उद्यान है, कोझिकोड, ध्यान रखना कोझिकोड। ठीक है, ये लो कोझिकोड। ठीक है, ये यहाँ का प्रमुख क्या है? नेशनल पार्क है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? विश्व में फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ध्यान देना, एक ऐसा देश है जिसने अपने पूरे वर्ष का फुटबॉल सत्र वो क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। और वहां पर फुटबॉल खेल है वो काफी मतलब चर्चित भी रहता है, लगातार बने भी रहता है। ठीक है, और वो टीम पहले दूसरे तीसरे स्थान पर भी आती है रैंकिंग में। तो वो है नीदरलैंड मित्रों। कौन सा? नीदरलैंड। यानी नीदरलैंड ने विश्व फुटबॉल सत्र को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया है। तो ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने आई है कि इसने क्या कर दिया गया है? नीदरलैंड ने फुटबॉल अपने पूरे सत्र को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखनी है। अब अपन चलते हैं अगले अपने प्रश्न पर, और वो कौन सा है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसने भारत में कोविड-19 प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित प्रकृति डैशबोर्ड विकसित किया है? देखो क्या बात है कि निम्न में से किसने भारत में कोविड-19 प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित प्रकृति डैशबोर्ड विकसित किया है? तो ये है प्रकृति। और प्रकृति की जब अपन बात करेंगे मित्रों, ये एक डैशबोर्ड है। और ये मतलब बनाया किसने है? तो आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन क्या है? IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT दिल्ली और IIT गुवाहाटी। तो ध्यान देना, इस प्रश्न का उत्तर होगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने ये है ना निर्माण किया है किसका? इस डैशबोर्ड का। तो वो भी आप लोग याद रखना है। और इस डैशबोर्ड के तहत क्या होता है? ये भविष्यवाणी मतलब एक प्रकार की भविष्यवाणी होती है कि किस जिले के अंदर यानी किस राज्य के अंदर कितने ये जो कोरोना है कितना फैलने वाला है, कितने रोगी जो होने वाले हैं, कितना प्रसार हो सकता है ना। गिरावट के आधार पर या वृद्धि के आधार पर ये थोड़ी सहायता करती है डैशबोर्ड। तो इसमें थोड़ी क्या मिलती है? हेल्प मिलती है नियंत्रण करने के लिए और पूर्व तैयारियों के लिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात जो मैंने आप लोगों को बताई है। अगर आप लोग प्रकृति की फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो वो हो जाएगा प्रोटेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ
कोरोना इन्फेक्शंस ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये इसकी क्या, ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये बात आप लोग जान गए होंगे और आप लोगों को याद होगा। यानी अगर अपन बात कर लेते हैं बॉम्बे आईआईटी की, तो इसने भी एक क्या बनाया था, आप लोगों को पता है, क्वारंटीन मोबाइल ऐप बनाया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और ये जो रुड़की है, तो रुड़की की जो आईआईटी है, इसने भी है ना, इसके एक प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर है ना एक लॉन्च किया, आप लोगों को याद होगा, जो 5 सेकंड में ही ये पता लगा सकता है ना, कोरोना को ट्रैक कर सकता है कि इस व्यक्ति में कोरोना है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐप है। अब अपन बात करेंगे आईआईटी गुवाहाटी की, तो इसने भी एक मतलब ड्रोन है ना, एक ड्रोन बनाया है, जो भी महत्वपूर्ण है, कोरोना को ट्रैक करने के लिए क्या बनाया है, एक ड्रोन बनाया है। तो ये भी आईआईटी मतलब गुवाहाटी की बात मैंने आप लोगों को बताई है। तो अपना उत्तर तो हो गया आईआईटी दिल्ली, जिसने प्रकृति डैशबोर्ड विकसित किया है। अब प्रश्न नंबर अपन बात करते हैं 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान प्रासंगिक देखें तो कि भारतीय प्रेस परिषद ने अर्नब गोस्वामी पर हमले की निंदा की है, वह किस अब ये बात पूछी गई है कि अर्नब गोस्वामी पर हमले की निंदा की है, और अर्नब गोस्वामी है ना, जो अर्नब गोस्वामी है वह किस समाचार चैनल के प्रधान संपादक है। ये ध्यान देना, ये पूछा सीधा गया है कि जो अर्नब गोस्वामी है, इसका कौन सा समाचार चैनल है ना, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, अपनी जो न्यूज है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये वो न्यूज चैनल का नाम क्या है, तो आपको बताना है। तो अर्नब गोस्वामी बीते दिनों में चर्चा में आ गया है, क्यों आया गया ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप लोग ये जान ले कि अर्नब है ना, पहले तो ये प्रश्न का उत्तर है ना, अर्नब गोस्वामी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका रिपब्लिक भारत। कौन सा हो जाएगा, रिपब्लिक भारत। और इधर ये जो बात महत्वपूर्ण ये है भारतीय प्रेस परिषद। ये क्या है भाई, भारतीय प्रेस परिषद यानी एक ये विधिक संस्था है मित्रों। ये क्या करती है, जो प्रिंट मीडिया है ना, जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। मतलब उसमें नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि उसमें क्या छापना है ये निर्भर करता है, नहीं, उसकी गुणवत्ता के आधार पर ये नियंत्रण रखती है कि कोई गलत सूचनाएं तो नहीं प्रसारित की जा रही है। तो उस पर नियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता कौन रखती है, भारतीय प्रेस परिषद। लेकिन अर्नब जो गोस्वामी है ये प्रिंट मीडिया से नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है ना, इस वजह से ये इस पर है ना कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी ये निंदा की थी कि इसके ऊपर जो हमला हुआ था, हाल ही में हमला हुआ, इसमें कुछ व्यक्तियों ने इस पर हमला किया है। और हमले के पीछे कारण क्या रहा होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बीते दिनों, पहले तो मैं आपको, ये अर्नब गोस्वामी है, ये रिपब्लिक भारत का क्या एडिटर इन चीफ है, मतलब मुख्य प्रधान संपादक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये एक प्रोग्राम चलाता है और उस प्रोग्राम का नाम है पूछता है भारत, ठीक है। इस नाम से ये क्या चलाता है, प्रोग्राम, कार्यक्रम चलाता है। और बीते दिनों इसने एक ये प्रोग्राम चला रहा था, तो उसमें इसने यानी कांग्रेस की है ना, कांग्रेस की जो अध्यक्ष है वर्तमान में श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनसे क्या इन्होंने तीखे कोई है ना सवाल पूछे थे। तो उन सवालों के है ना, मतलब सवालों से ये चर्चा में आ गया और कांग्रेस के है ना जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में इसके विरुद्ध क्या एफआईआर दर्ज की गई कि इन्हें तुरंत गिरफ्तार करें मित्रों, ठीक है। मामला कोई भी हो, इस प्रकार की बात हुई कि अर्नब गोस्वामी ने कुछ ऐसा कह दिया जो इन सब लोगों को नागवार गुजरा, तो इन लोगों ने इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी। इस वजह से क्या हुआ कि मतलब बात ये हुई कि इसको गिरफ्तार करने पर है ना मुंबई पुलिस भी इसके पीछे लगी है ना, ज्यादा एफआईआर दर्ज होगी तो ये तो मामला होना ही है। तब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अर्नब गोस्वामी के पक्ष में ही थोड़ा सुनाया कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए, अग्रिम जमानत दे दी गई और सुरक्षा भी प्रदान की गई। तो साथियों ये बात है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। मीडिया अपना काम तो करेगा ही, ठीक है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन उसकी भी कुछ नियम कानून कायदे होते हैं और वो भी अपनी सीमा में रहकर उसे भी ये काम करना चाहिए। खैर हमें तो ये जानना था कि भारतीय प्रेस परिषद क्या है, तो ये मैं और बता देता हूँ इसके बारे में भी कि भारतीय प्रेस परिषद की अपन बात करें तो ये एक क्या है, मैंने आप लोगों को बताया ये एक विधिक क्या है संस्था है और इसकी जो स्थापना है 1978 में हुई थी। ये भी आप लोग अगर कोई प्रश्न पूछे तो 1978 में इसकी स्थापना हुई। इसमें कुल 1+28 सदस्य होते हैं, मतलब 29 होते हैं, 28 तो सदस्य होते हैं। एक इसका क्या होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान चेयरमैन है इसका चंद्रमौली कुमार प्रसाद। कौन है, चंद्रमौली कुमार प्रसाद, किसका, भारतीय प्रेस परिषद का। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी
चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कौन सा है कि हाल ही में विश्व में सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश है, मतलब अभी ये है ना, अभी वर्तमान की बात अपन कर रहे हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा अपनी सैन्य शक्ति पर खर्च करने वाला देश है, वो कौन सा है। तो उस देश की बात करेंगे तो उस देश का नाम हो जाएगा, है ना, विश्व शक्ति के रूप से वो जाना जाता है, वो कौन है, अमेरिका। यानी अमेरिका जो देश है मित्रों, वो क्या है, विश्व में सबसे ज्यादा यानी अपना सैन्य शक्ति पर क्या करता है, वे यानी खर्च करता है। तो वो देश कौन सा है, अमेरिका है। और अब अमेरिका के अंदर हालात थोड़ी बदतर है ना, क्योंकि अब ये इसका पाला किसी मानवीय दुश्मन से नहीं है, कोरोना वायरस से है। तो भयानक, है ना, यहाँ पर मौतें हो रही है, लगभग 55 से 60 हजार के बीच में यहाँ पर लोगों की डेथ हो चुकी है। ठीक है, बहुत ज्यादा संक्रमित लोग भी हैं। तो बात अपन करते हैं अमेरिका ये क्या सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करता है, तो ये ध्यान देना, इसलिए ये सबसे ताकतवर भी है। और अपन बात करेंगे एक और, 2 नंबर पर कौन सा देश आता है, तो वो ध्यान रख लेना, 2 नंबर पर अपना पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या है, चीन है, तो ये आता है। और जब बात करेंगे 3 नंबर पर मित्रों, तो 3 नंबर पर अपना देश क्या आता है, भारत आता है, जो कि अब क्या करने लगा है, सैन्य, है ना, सैन्य जो वे है वो बढ़ाने लगा है। कारण यही है कि आसपास अपने 2 ऐसे दुश्मन है ना, जो क्या नहीं है, इनके इरादे ठीक नहीं है। इस वजह से बीते अब मैं कह सकता हूँ 7, 8, 10 वर्षों में लगातार कुछ सैन्य शक्तियों में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। आपको पता होगा बड़े बड़े फाइटर जेट सेना में शामिल किए जा रहे हैं, बड़े बड़े टैंक भी शामिल किए जा रहे हैं, और सेना को अत्याधुनिक तरीके से, है ना, अपने जो बहादुर सैनिक है उनको अच्छे प्रकार के, हर प्रकार के जैकेट है, बंदूकें वगैरह है, जो आप लोग जानते हो ना, वो सारी उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, तो सेना के ऊपर वे करने वाला भारत दुनिया में 3रा स्थान है। तो याद रख लेना, पहला कौन सा, अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा भारत है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को साझा की है, तो याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने आज के यानी प्रश्न नंबर 10 पर, है ना। 10 नंबर प्रश्न हमारा अंतिम होगा समझाने की दृष्टि से, लेकिन आपका सवाल भी आगे है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आपको याद करना है, कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है मित्रों। तो आंध्र प्रदेश की बात आती है तो ध्यान रख लेना, ये कोविड फार्मा ऐप क्या है, दवा खरीदने, है ना, खरीदने वालों पर नजर रखने वाला ऐप है, कि जो लोग दवा खरीद रहे हैं, वास्तव में दवा खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं आने के लिए, तो लोगों के ऊपर भी है, और पूरा का पूरा नियंत्रण भी है कि ये मेडिकल वाले दवा महंगी वगैरह तो नहीं कर रही है। तो ये सारा है, तो ये ध्यान रख लेना ट्रैक करने के लिए उन लोगों को। और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो मित्रों राजधानी कौन सी है, अमरावती है। कौन सी है, अमरावती है ना। और इस आपको पता ही है, इसी से हैदराबाद, है ना, अलग हुआ था, तेलंगाना अलग हुआ था, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी। तो अब अपन बात करते हैं, पहले इसी की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अमरावती अब किसकी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो ये ध्यान रख लेना। और एक बात मैं और बता देता हूं, आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी है। जगन मोहन रेड्डी है, बहुत बंदा जबरदस्त आदमी है ये भी। और जब अपन बात करते हैं यानी इसके राज्यपाल की, तो राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरचंद, है ना, विश्वभूषण हरचंद्रन यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। तो मित्रों आज का सवाल भी आपके सामने आ चुका है, और आज का सवाल क्या है कि हाल ही में ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर को लॉन्च किसने किया है। यानी अब इन 3 व्यक्तियों में से किसी एक ने किया है, या तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है जो हमारे चिकित्सा मंत्री है, या नरेंद्र मोदी ने किया जो हमारे प्रधानमंत्री है, या रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। तो आप लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कल जरूर आना चाहिए, कल मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताने वाला हूं। तो मित्रों ये उत्तर अगर आपको पता है तो इसके बारे में जितनी भी विस्तार से आप जानते हो वो सारी कमेंट बॉक्स में लिख डालें, क्योंकि जो चीज आप लिख लेते हो वो कभी आप भूलते नहीं हो। और आज की ये जो कक्षा अभी मैं यहीं पर क्या करता हूँ, संपन्न करता हूँ मित्रों। मिलेंगे हम अगली कक्षा में भारत भ्रमण के साथ।